नमस्कार, जनतंत्र टीवी की इस खास पेशकश में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं गरिमा श्रीवास्तव आपके साथ। देश में दो बड़े मुद्दों पर इन दिनों सियासी हलचल तेज है। पहला ज्ञानव्यापी और दूसरा मथुरा मस्जिद विवाद, और दूसरा मुंबई के पास बन रही हलाल टाउनशिप को लेकर बढ़ता बवाल। ज्ञानव्यापी और मथुरा पर जमीयत उलेमाए हिंद प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने बयान दिया। मदनी ने कहा कि संवाद ही समाधान है। बीजेपी नेताओं ने इस बयान का स्वागत किया। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि देर आए दुरुस्त आए। वहीं नलिन कोहली और आरपी सिंह ने भी इसे सकारात्मक बताया, लेकिन इन सभी को लेकर के कांग्रेस ने अब इस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजेश ठाकुर का कहना है कि ये अदालत और प्रशासन का मामला है, न कि आरएसएस का। यानी एक बयान से राजनीति में नई खींचतान शुरू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ हलाल टाउनशिप विवाद लगातार अब गर्माता जा रहा है। इस पर सियासत हो रही है। कोई इसे सामाजिक सौहार्द का नाम देता है तो कोई इसे धार्मिक बंटवारे की कोशिश बता रहा है। एनएचआरसी ने भी अब महाराष्ट्र सरकार से इसे लेकर के रिपोर्ट मांगी, और इसी बीच आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का भी पुराना बयान काफी चर्चाओं में है। भागवत ये साफ कर चुके हैं कि संघ ने सिर्फ राम मंदिर आंदोलन का आधिकारिक समर्थन किया था। काशी और मथुरा पर संघ नहीं है, लेकिन उसके कार्यकर्ता व्यक्तिगत रूप से सक्रिय रह सकते हैं। तो भागवत ने इसमें यह भी कहा था कि भारत में इस्लाम की स्थायी उपस्थिति है, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन को धर्मांतरण और अवैध प्रवासन ने बढ़ाया। तो बड़ा संवाद यही है। अब क्या समाधान निकल पाएगा, चलिए अब इसी पर खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद है। सबसे पहले आप सभी से तारुफ करा देते हैं, मौलाना मुफ्ती वजाहत कासमी साहब, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं, हमारे साथ इस खास चर्चा के लिए मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका कासमी साहब। और देखिए, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं, गंगा जमुनी तहजीब कहा जाता है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर गंगा जमुनी तहजीब है, लेकिन जिस तरह से जब मदनी एक बार समर्थन करते हैं, वो कहते हैं कि आपसी बातचीत से ही परेशानियों का हल निकलेगा, तो ऐसे में विपक्षी दलों को, कांग्रेस को आपत्ति क्यों? क्या दिक्कत है? मतलब क्या यही चाहते हैं कि देश में हिंदू मुस्लिम ही किया जाए, जरूरी चीजों को दरकिनार किया जाए, जरूरी मुद्दों को किनारे कर दिया जाए, सिर्फ देश में हिंदू मुस्लिम का मुद्दा यही बनता रहे? आपसी बातचीत में भी हमने परेशानी है। देखिए, इस तरह के मुद्दों में बातचीत ही, संवाद ही असली जो है वो सही चीज है। जब राम मंदिर का फैसला आया, माननीय सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहा था, लेकिन मैंने उस वक्त भी देखा कि जो राष्ट्रवादी संगठन थे, राष्ट्रहित में काम कर रहे थे, उसमें मैंने देखा कि वो उसके बावजूद संवाद कर रहे थे कि फैसला जिसके हक में भी आए, मंदिर का आए, मस्जिद का आए, लेकिन हम लोग सुकून बनाए रखें, इत्मीनान बनाए रखें। जी। अच्छा, काशी मथुरा के लिए मैं अपनी राय पहले भी दे चुका हूँ। काशी मथुरा अगर संवाद से हल होते हैं तो इस देश में सदियों तक इस बात का इतिहास लिखा जाएगा और इसकी चर्चा होगी कि काशी मथुरा जैसे अहम मुद्दों को भारत के लोगों ने अपने अब आपसी संवाद से हल कर लिया है। कोर्ट कचहरी सारी चीजें मैं समझता हूँ अच्छी चीजें हैं, जो लोग जा रहे हैं, अपना अपना विश्वास है सबका, लेकिन संवाद हमारी जड़ों में है, हमारे डीएनए में है संवाद। अगर हम बातचीत से, अच्छा मैंने पहले भी कहा, और हमारे कुछ बड़े प्रमुख लोग हैं देश के, वो इस पर बातचीत कर चुके हैं कि काशी मथुरा ज्ञानवापी जितनी भी इसे 3-4, अच्छा खास तौर से 4-5 बड़ी चीजें हैं जिनको लेकर के देश में चिंता है सनातन के लोगों में। अगर मुसलमान बड़ा दिल दिखा करके और बातचीत खुद से शुरुआत करे, और उसमें मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को आगे आना चाहिए, उसमें जमीयत उलमा जैसे संगठन को आगे आना चाहिए, और उसमें हम नॉन पॉलिटिकल, बिल्कुल राजनीति से अलग हटके देश हित में, राष्ट्र हित में, समाज हित में, और ये समझिए भाईचारे को, मोहब्बत को बढ़ावा देने के लिए और असली चीजों की तरफ आइए, तो मेरा ख्याल ये है कि संवाद का रास्ता इन सबको अपनाना होगा। और इसमें मैं समझता हूँ कि वो संगठन जैसा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड राम मंदिर और बाबरी मस्जिद की लड़ाई लंबे टाइम तक जो है वो लड़ता रहा है, तो मेरा ख्याल ये है कि वो लड़ाई ना लड़के संवाद करता उस वक्त तो अच्छा था, लेकिन अब काशी मथुरा के मामले में संवाद कर ले तो अच्छा है। जमीयत उलमा जो है वो संवाद कर ले। और मैं समझता हूँ कि बातचीत में जो चीजें हैं और जितनी आसानी से और जितने अच्छे तरीके से वो हल हो सकती हैं, उसका बाकी और दूसरे तरीके से कोई रास्ता इस तरह
इतना अच्छा और इतना आसान नहीं निकलेगा। और इसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि जब संवाद से हम लोग बातचीत करेंगे तो हमारे बड़े छोटे और हमारे जितने अच्छे समझदार लोग हैं जब उस बातचीत के जरिए मसला हल कर लेंगे तो हम्म। देश में जो एक प्रेम और एक इमोशंस जो भाव आएगा वो उसकी तुलना आप किसी सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के या किसी फैसले से नहीं कर पाएंगे। वो जो भाईचारा बनेगा और जो एक आपस में इमोशंस टच होंगे, एक दूसरे के साथ मोहब्बत और ताल्लुक रहेगा और एक दूसरे को सदियों याद किया जाएगा, तो मेरा ख्याल वो ज्यादा अच्छा रास्ता है बर मुकाबले दूसरे रास्तों के। तो इसलिए मैं तो हमेशा संवाद के हक में रहा हूं। मैं तो हमेशा कहता रहा हूं कि संवाद होना चाहिए। कासमी साहब, पॉलिटिकल पार्टी जो इन्वॉल्व होती है, कोई भी मुद्दा हो, हमने पहले भी इस तरह के मुद्दे देखे हैं और अब हम देख रहे हैं जिस तरह से ये स्टेटमेंट सामने आया है कांग्रेस का, आप इसे किस तरह से देखते हैं? कितना, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये जो कोर्ट भी इस चीज़ को लेकर के कहता है, हमने जब देखा था जब राम मंदिर को लेकर के विवादास्पद स्थितियां बनी थी, उस दौरान भी हमने देखा था कि कोर्ट भी कहती है कि अगर आपका आउटडोर सेटलमेंट हो जाता है तो वो ज़्यादा बेहतर है। यानी कि साफ तौर पर सभी यही चाहते हैं कि अगर संवाद से स्थितियां बेहतर हो जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन जब इसमें पॉलिटिकल पार्टी इन्वॉल्व होते हैं तो निश्चित तौर पर ये वोट बटोरने की राजनीति के तौर पर साफ तौर पर कहा जाता है कि सभी अपना वोट बैंक साधने की कोशिश करते हैं। आप इसे किस तरह से मान रहे हैं जिस तरह से अभी ये स्टेटमेंट सामने आए हैं और ये भी कांग्रेस कह रही है कि किसके दबाव में मोदी ने इस तरह के स्टेटमेंट दिए हैं? देखिए, मैं आपको एक चीज और बताऊं कि इसमें पॉलिटिकल पार्टियों को अपना कोई खास योगदान नहीं देना चाहिए। खासतौर से पॉलिटिकल राय तो इसमें आनी नहीं चाहिए। ये देश का और राष्ट्र का मुद्दा है। जैसे कि मैं इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं और मुबारकबाद दूंगा अपने जो है आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी को, कि जब जब वो बात करते हैं तो जब जब वो संवाद का एक बड़ा रास्ता खोल करके पूरे देश के सामने रखते हैं। और मैं पिछले 70-50 सालों का इतिहास जानता हूं कि दूसरे लोग उसमें पहल नहीं करते थे, लेकिन मोहन भागवत जी और आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं लगातार उनकी मेहनत से उनके उनका जो उन्होंने ये संवाद का रास्ता अपनाया, इस इससे एक नई चीज पैदा हुई है जमीयत उलमा हिंद में। आपने देखा होगा कि मौलाना अरशद मदनी साहब भी बातचीत करने के इच्छुक हैं। मौलाना अरशद मदनी साहब पहले आरएसएस चीफ से मिले तो उन्होंने उसका जिक्र भी किया कि मैं आरएसएस चीफ से मिला हूं और वो बहुत अच्छे माहौल में मिले हैं। तो ये देखिएगा कि ये बड़ा आरएसएस दुनिया का एक बड़ा संगठन है, तो ऐसे ही उन लोगों का दिल भी बहुत बड़ा है और वो यहाँ की माइनॉरिटी के साथ संवाद का रास्ता हर तरीके से खोल कर रखना चाहते हैं। तो इसलिए मैं इस बात पर इस बार थोड़ा मुझे खुशी इस बात की है कि हमारे जो जमीयत उलमा के लोग हैं उन्होंने भी उनका रिप्लाई दिया है और वो भी संवाद के रास्ते पर जाना चाहते हैं। तो मेरा ख्याल ये बहुत अच्छा और बहुत शानदार रास्ता है और हम लोग इसका स्वागत करेंगे। और मैं तो कहूंगा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को, जमीयत उलमा हिंद को, इन सब को आगे आना चाहिए और आगे आकर के संवाद के रास्ते को अपनाना चाहिए। और पॉलिटिकल जितनी पार्टीज हैं, वो कोई भी पार्टी रहे, वो कांग्रेस रहे, समाजवाद रहे, जो भी पार्टी रहे, उसको या तो इसमें सहयोग करना चाहिए। अगर वो सहयोग नहीं कर सकते तो वो कम से कम नफरत ना फैलाएं, नफरत का एजेंडा ना चलाएं। और आप अपनी पॉलिटिकल क्षमता को या अपनी पॉलिटिकल चीजों को ऊपर लाने के लिए या अपनी ताकत बढ़ाने के लिए आप इस तरह के स्टेटमेंट ना दें जिससे देश में नफरत फैले या जिससे राष्ट्र को, राष्ट्रवादियों को नुकसान हो। मेरा ख्याल ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज हों या जितने मुस्लिम संगठन हों, सनातन संगठन हों, राष्ट्र सबके लिए, राष्ट्र सर्वोपरि होना चाहिए। और ये फैसला संवाद का जो रास्ता है वो राष्ट्रहित का रास्ता है। निश्चित तौर पर संवाद से आप किसी भी तरह की मुश्किलों से बाहर आ सकते हैं। एक और मुद्दा इन दिनों बहुत गर्मा रहा है कासमी साहब, उस पर भी आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। जिस तरह से हलाल कॉलोनी की बात कही गई और ये जो एडवर्टीजमेंट सामने आया, ये कहा गया कि बच्चे बिल्कुल हलाल इन्वायरमेंट में सुरक्षित महसूस करेंगे, इस तरह का एडवर्टीजमेंट। तो इसे किस तरह से देखिए, क्या एक देश के अंदर एक और देश की अवधारणा बनाई जा रही है, संविधान को चुनौती दी जा रही है? क्योंकि हम जिस तरह के धर्मनिरपेक्ष वाले देश में रहते हैं, हम संविधान से चलने वाले देश में रहते हैं, और यहां पर अगर इस तरह की कॉलोनी डेवलप की जाए तो किस तरह से हम अपने आने वाले भविष्य में, किस तरह से जो हमारी आने वाली जो पीढ़ियां हैं उन्हें हम क्या सबक दे रहे हैं, उन्हें हम क्या सिखा रहे हैं? आप इसे किस तरह से मान रहे हैं? देखिए, हलाल किसी भी इंसान का लिए, जैसे मजहबी इस्लाम का बहुत अहम और निजी मसला है और मुसलमान जो है वो इस बात की कोशिश करता है कि हम जो है वो हलाल चीजों को इस्तेमाल करें और उनके यहाँ हलाल की अपनी एक डेफिनेशन है
जिसको कुरान और हदीस में बयान किया गया है। और मुसलमान उस हलाल को मेरा ख्याल ये कि उसको ज़बीहे पर या वो मीट खाते हैं या इस तरह की चीजें जो भी हैं वो कोशिश करते हैं कि वो हलाल खाएं। लेकिन इसका बाकायदा कंपनी बनाकर तिजारत करना, बिजनेस करना और इस तरह के अब चीजें मैं पहले भी देखता रहा हूँ, और पहले भी मैंने इस बात का विरोध किया था कि हमारे मुस्लिम संगठन इस बात में लग गए थे कि ये बिस्किट हलाल है कि हराम है, इसमें किसकी चर्बी है, ये नमकीन कैसी है, ये साबुन कैसा है, ये पेस्ट कैसा है, इन सब चीजों में लग गए थे। मेरा ख्याल ये कि इससे देश में थोड़ा अलग किस्म का माहौल पैदा होगा। इस देश में विभिन्न प्रकार के लोग हैं, अच्छे अच्छे। मैं समझता हूँ कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हलाल हराम वो अपने अपने मजहब के हिसाब से लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशन बनाई हुई है। सरदार लोग जो हैं वो उनका तरीका कुछ और है, सनातन के लोगों का कुछ और है, मुसलमानों का कुछ और है। और मजहब के मामले में मैं हमेशा से ये कहता रहा हूँ कि मजहब इंसान की बहुत ही निजी चीज है। इंसान उसको अपने फिजिकली अपने पर लागू करे अगर करना चाहता है, दूसरे को ना बताए। और इसमें दरअसल ये चीजें ये अचानक से नहीं हुई, जो आप जिसकी बात कर रहे हैं, ये सब चीजें एकदम से नहीं हो गई हैं। यहाँ से मैंने देखा कि इंडिया से कुछ चीजें ट्रांसपोर्ट हो रही थी, सॉरी वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रही थी। तो वो जितनी ट्रांसपोर्ट कंपनियां थी या जितने वो मालिकान थे सामान बनाने वाले, तो वो यहाँ मुस्लिम संगठनों से हलाल हराम की मोहर लगवा रहे थे, वो जो भी चीज थी उस पर। और वो अंदर खाने पहले चलता रहा उसका यूपी एटीएस ने भांडाफोड़ किया था, अगर आपको याद होगा तो। और उसमें जांच पड़तालें भी हुई थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि मुसलमान हलाल खाता है, खाए, लेकिन उसको कंपनी बनाना, तिजारत में लाना और इस तरह उसका एडवर्टाइजमेंट करना, और ये एक तरीके से मैं समझता हूँ कि ये कोई अच्छी चीज नहीं है। और कुछ उसूल है, कुछ डिसिप्लिन है। जैसा मैं रामदेव के प्रोडक्ट देखता हूँ कि रामदेव जी जितने प्रोडक्ट बना रहे हैं, या और भी जितनी कंपनियां हमारे यहाँ देख रहा हूँ मैं काम कर रही है, कि वो अपने प्रोडक्ट पर सारी चीजें बहुत डिटेल में लिख देती हैं। आप उससे पता कर सकते हैं कि ये हलाल है, हराम है, इसमें क्या चीजें हैं, किन चीजों से इसको बनाया गया है, किन चीजों से इसको जो है वो जो भी कुछ है। लेकिन ये सब चीजें मैं थोड़ा अलग विषय, इस पर मेरा विषय मेरा मेरा मत अलग है। मैं चाहता हूं कि ये बहुत निजी मसला है आपका, और इसको आप अपने तक रखें, और देश की 125 करोड़ जनता को ये बताने की कोशिश ना करें कि क्या हलाल है क्या हराम है। ये हमारा मुसलमानों का अपना निजी मसला है, वो खुद जाने और खुद इसको प्रैक्टिकली जो करना है उसको करें। निश्चित तौर पर मुफ्ती साहब कि ये सबका निजी मसला होता है कि वो कहाँ पर रहना चाहता है, कहाँ पर नहीं। पर अगर कोई इस तरह की कंपनी बनाई जाए और फिर ज़मीन आप ले रहे हैं, बिल्डर ज़मीन ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इसकी परमिशन धर्म के आधार पर निश्चित तौर पर नहीं मिलती होगी। और इन सब को लेकर के अब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सभी मुद्दों पर राजनीति हो रही है, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, जिस तरह से अभी हमने काशी मथुरा को लेकर के देखा, और आरएसएस का स्टेटमेंट सामने आता है, मदनी का स्टेटमेंट सामने आता है, उस पर भी विवाद छिड़ गया। और अब इस हलाल टाउनशिप को लेकर के जिस तरह से अब कई नेता ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को महाराष्ट्र में घर नहीं मिल पाता, और अगर इस तरह से इनकी कॉलोनी हो जाती है तो फिर क्या आपत्ति है? अब देखिए, मैं बहुत सारी चीजों को अलग तरीके से देखता हूँ जी। अब इस देश में मैंने कई चीजें नोट की हैं, मैं उसको कह भी देता हूँ, अगरचे वो बाद में मुझे बहुत नुकसान देती हैं, और बाद में मुझे सामाजिक तरीके से बहुत चीजों को झेलना पड़ता है। अब मैं वो जितने भी मतलब अब मैं देश का जो स्ट्रक्चर देख रहा हूँ, वो इस तरह का बन गया है कि जहां मुसलमान बस रहा है वहां मुसलमान ही बसना चाहता है, जहां हिंदू बस रहा है वहां हिंदू ही बसना चाहता है। अगर सरदार जी की दुकान है तो उस पर झटके का ही मीट होगा, मुसलमान जाना नहीं चाहता है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक चीज जो हम लोग खुद ही डेली पैदा कर देते हैं, जैसा आपने ये बताया कि महाराष्ट्र में। अब मैं थोड़ा सा अलग हटके बात करूंगा टॉपिक से। जी। मुझे ये बताइएगा कि इस देश में जितनी सरकारी योजनाएं हैं, जितनी सरकारी योजनाएं हैं, आप उनका आरटीआई, मैं आपके चैनल पर बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप उनका आरटीआई के माध्यम से, मेरे कहने से मत जाइए, आरटीआई के माध्यम से उनकी डिटेल निकलवा लीजिए और डिस्ट्रिक्ट वाइज निकलवाइए। जहां मुसलमान ज्यादा है जिन डिस्ट्रिक्ट में, वहां भी निकलवा लीजिए, जहां कम है वहां भी निकलवा लीजिए। जितनी सरकारी योजनाएं हैं भर भर के मुसलमानों ने फायदा उठाया है। वक्फ बोर्ड से मुसलमान ये चाहता है कि वक्फ बोर्ड सारी मस्जिदें बना दे, वक्फ बोर्ड इमामों को तनख्वाह दे दे, वक्फ बोर्ड जो है वो जो है तामीर करे, कंस्ट्रक्शन करे।
और मुसलमान सरकारी नौकरी भी चाहता है, सरकारी जितना रिलीफ रियायत है वो सारी चाहता है। लेकिन परसों हजरत बल में क्या हुआ है, अशोक चिन्ह, अशोक स्तंभ पर आपने जो है वो पत्थर हम्म। मारे हैं, आपने उसको तोड़ा है, उसकी अपमान किया। मैं समझता हूं कि ये हलाल हराम जैसे मुद्दों से ही वहां तक हम पहुंच गए हैं कि हम्म। एक भीड़ जो है वो नफरत में बदल गई है। निश्चित तौर पर मुफ्ती इन्हीं साहब, मुद्दों ये ने हमें डिस्क्रिमिनेशन इन्हीं मुद्दों ने नहीं हमें वहां, होता है, लेकिन हाँ, लोगों ने ये खुद से बनाया है। क्योंकि हम देखते भी हैं, ये भी देखते हैं, क्योंकि जिस तरह से सरकारों पर भी आरोप लगाया जाता है, आपने भी जिस तरह से बड़े ही अच्छे तरीकों से दर्शकों को समझाया भी कि जो योजनाएं होती हैं उसका लाभ सभी लेते हैं। और आपने जिस तरह से जिक्र किया कि अल्पसंख्यक समुदाय के लोग बहुत ज्यादा इसका लाभ ले रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री बिल्कुल लेते नरेंद्र हैं। मोदी जब देश को संबोधित भी करते हैं, उस दौरान वो कभी नहीं कहते कि 95 करोड़ हिंदू, वो हमेशा कहते हैं कि हमारी 140 करोड़ की देश की जनता। वो कभी हिंदू मुस्लिम में, सिख ईसाई में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। फिर भी सरकारों पर आरोप लगते हैं। और जिस तरह से आपने योजनाओं का हवाला भी दिया, निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा की। लेकिन फिर भी इन सभी मुद्दों को लेकर किस तरह से सियासत, किस तरह से इसे मानते हैं? क्या ये राजनीति का एक नया प्रोपेगेंडा रचने की ये तरकीब है पॉलिटिकल पार्टीज की, चाहे वो कोई भी दल हो? सभी इस तरह से जब भी चुनाव करीब होते हैं तो इस तरह की बातें करते रहते हैं। मैं वही बात, मेरी बात पूरी हो जाए, मैं जी। वही बात आपको ले जाना चाहता हूँ हम्म। कि अशोक चिन्ह जो है, हमारा अशोक स्तंभ जो है, वो 26 जनवरी 1950 से राष्ट्र का प्रतीक है, हम्म। राष्ट्र सम्मान है। हम्म। और अशोक स्तंभ में जो अशोक चक्र है वो हमारे तिरंगे के माध्यम में उसको जगह मिली है। हम्म। अब ये देखिएगा कि हमारे लिए, हमारे जितनी भी संविधान, आप अभी लैपटॉप लेकर के बैठिए, संविधान की कोई भी चीज आप खोलेंगी तो अशोक स्तंभ से उसको शुरू होना है। हम्म। संविधान की किताब है। और आप, मैं ये समझ लीजिएगा, तमाम इंडिया के नोटों पर और सरकारी चीजों पर वो अशोक स्तंभ का चिन्ह होता जी। है। हम्म। हम उसको राष्ट्र प्रतीक मानते हैं और राष्ट्र के उसको सम्मान देते हैं। हम्म। अब मुझे ये बताइए कि अपमान होने के बाद भी इस देश में ये हलाल हराम वाले ही चिंटू हम्म। जितने हैं, हम्म। वो एक विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस के आ गए उनकी हिमायत में कि वो हम्म। मस्जिद में तो अशोक स्तंभ लगाया। हम्म। ये तो अल्लाह का घर है, ये तो तस्वीर है। हम्म। भाई, तुम गांधी जी को जेब में रख के नमाज पढ़ने जा सकते हो, निश्चित तौर वो पर। अशोक चिन्ह वाला नोट जो है उससे सामान खरीद के रोजा खोल सकते हो, हम्म। उसकी ज़कात दे सकते हो, उससे हज कर सकते हो, अल्लाह के घर में उसको लेके जा सकते हो। और अशोक चिन्ह से तुम्हें इस कदर नफरत है कि तुम एक भीड़ की शक्ल में, वो भी इतने मुबारक दिन में जबकि रसूल की मीलाद का दिन हो, अच्छा हम्म। मैसेज जाना चाहिए, तुमने ये मैसेज दिया है। तो ये हलाल हराम जो जिस और हम चर्चा कर रहे हैं, यही से ये चिंटू बन के नफरती पैदा हो जाते हैं। और हम्म। ये आतंकवाद का रास्ता है, ये हम्म। आतंकवाद का रास्ता हम्म। है। इसलिए मैं समझता हूं कि खाने से लेके पीने तक, पीने से लेके रहने तक, रहने से लेके कॉलोनी तक, जिस तरह हम सरकार की योजनाओं का भर भर के फायदा उठाते हैं, हम्म। इस तरह हम राष्ट्र का सम्मान भी करें, सरकारों का भी सम्मान करें। अपनी बात मत रखें, उसका तरीका अच्छा हम्म। होना चाहिए। हम्म। हलाल हराम वो हमारा निजी मसला है, हम्म। हम उसको अपने तरीके से देख लें कि हमें हलाल खाना है कि हराम खाना है, हमें क्या पीना है। हम्म। खाना पीना तो इंतहाई निजी मसला, और रहना निश्चित भी तौर मैं पर। समझता हूँ निजी मसला है हम्म। कि मुझे किस कॉलोनी में रहना है, कहाँ रहना है। और मैं समझता हूँ कि हमें हलाल हराम में और इन सब चीजों में नहीं उलझना चाहिए। राष्ट्र प्रेम में हम लोग काशी मथुरा जैसे मुद्दों पर भी संवाद का रास्ता अपनाएं हम्म। और बड़ा दिल दिखाएं, ताकि सदियों तक हमें याद रखा जाए कि ये सदी ऐसी थी और इसमें अच्छे लोग थे कि जिन्होंने संवाद के जरिए ये सारे मसले हल कर लिए थे। हम्म। और हलाल हराम में हम अपनी राय खुद खुद पर थोपे, दूसरे पर थोपने की कोशिश ना करें। निश्चित तौर पर मुफ्ती साहब, जिस तरह से आपने तमाम जानकारियां दी, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अच्छा लेसन देना उन्हें ये बेहद ज़रूरी है। क्योंकि ये जिस तरह से हम हलाल हराम की बात करते हैं, जिस तरह से हम हिंदू मुस्लिम कर रहे होते हैं, ये एक तरह से ये प्रोपेगेंडा है जो लोग खुद से रच रहे हैं, खुद से बना रहे हैं, इसे खुद से डेवलप कर रहे हैं। और इसी का नतीजा होता है कि हम देखते ये भी है कि हम धार्मिक जो हिंसा होती है उसमें उलझ कर रह जाते हैं, लोगों की मौत होती है, लोगों की जाने जाती है। सर, अपनी तमाम अहम जानकारियां दर्शकों के साथ साझा की, आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। तो देखा आपने जिस तरह से देश में इन दिनों धार्मिक मुद्दों को लेकर के राजनीति गर्मा गई है, सियासी बयानबाजी तेज हो रही है, और जिस तरह से आरएसएस का स्टेटमेंट सामने आता है, फिर मदनी ये कहते हैं कि हमें एक बैठकर एक साथ बातचीत करनी चाहिए और संवाद से किसी भी मसलों का हल निकाला जा सकता है। लेकिन इस पर फिर से पॉलिटिकल पार्टीज के स्टेटमेंट सामने आने लगते हैं। तो अब ऐसे में जिस तरह से अभी मुफ्ती साहब जिक्र भी कर रहे थे कि ये बेहद ज़रूरी है कि आप इन मसलों का
हल निकाले, बैठ करके निकाले, इसे किसी भी तरह से राजनीति से ना जोड़े। लेकिन आने वाले वक्त में ये देखा जाएगा, क्योंकि एक तरह से ये भी माना जाता है कि वोट बटोरने की राजनीति भी धार्मिक मुद्दों पर होती रहती है। तो ऐसे में कितना इम्पैक्ट आने वाले वक्त में इसका होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।